हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। और ये प्रश्न 2013 में, 2015 में और 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह यानी शुगर रोग होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बेरी बेरी रोग किसके कमी के कारण से होता है। तो विटामिन बी के कमी के कारण से बेरी बेरी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि घेंघा रोग किसके कमी के कारण से होता है। तो आयोडीन के कमी के कारण से घेंघा रोग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में, फिर 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में, फिर 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि फूलों में मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है। तो जयांग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। और ये प्रश्न 2013 में और 2021 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किस में होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। और ये प्रश्न 2019 में, 2020 के प्रथम पाली में और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो मटर के पौधे को चुना। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल अपने प्रयोगों में कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किए। तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किए, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन होता है। और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है। तो फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है। और ये प्रश्न 2016 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो जो शुक्रवाहिका होता है ये मादा जनतंत्र का भाग नहीं होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं। तो वृषण में बनते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और ये प्रश्न 2017 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो छोटी आंत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है। तो 8 से 10 मीटर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर
8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, और ये प्रश्न 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो पपीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि द्विलिंगी पादप का उदाहरण कौन सा होता है, तो गुलाब होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, तो अपेंडिक्स पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो वैसा अंग जो शरीर में रहता है लेकिन उस अंग का कोई भी शरीर में काम नहीं होता है, तो उसे अवशेषी अंग कहते हैं। और शरीर में अवशेषी अंग कौन सा होता है, तो अपेंडिक्स होता है, तो इसे साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं, और ये प्रश्न 2012 में, 2015 में और 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2015 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये परावैंगनिक किरणों को छानने का कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। और ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये प्रश्न 2016 में और 2021 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कमी के कारण से पनपता है, तो शरीर में आयोडीन की कमी के कारण से पनपता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, और ये प्रश्न 2015 में और 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में जब आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, और ये प्रश्न 2014 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी पोषण पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
17 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, यानी इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है। तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो H2O होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है। तो ग्लूकोज बनता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, और ये प्रश्न 2013 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो रक्त होता है वो लाल किसके कारण से दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। और ये प्रश्न 2015 में, 2016 में और 2020 में पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जो वायु होता है ये प्राकृतिक संसाधन होता है, मृदा भी यानी मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन होता है, और जल भी प्राकृतिक संसाधन होता है। लेकिन जो जीवधारी होता है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध है, और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। तो वायु प्रदूषण से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो जो कुआं होता है ये एक भूमिगत जल का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उभयलिंगी जंतु किसे कहते हैं। तो जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे उभयलिंगी जंतु कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। और ये प्रश्न 2016 में और 2020 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। तो वृक्क यानी किडनी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्यों में किडनी कितनी होती है। तो 2 होती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। और ये प्रश्न 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन एक मलेरिया परजीवी है।
तो प्लाज्मोडियम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपते हैं, तो गंदा जल में पनपते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन है, और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ऑक्सीजन होता है ये पादप में वृद्धि हार्मोन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, और ये प्रश्न 2013 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हम श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2014 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरे पौधे उत्पादक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए जो हरे पौधे होते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है, और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और ये प्रश्न 2011 में और 2012 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में भी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है, तो हाइड्रा में और ईस्ट दोनों में होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, और ये प्रश्न 2013 में और 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ पे होता है, यानी शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं, तो वृषण में बनते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि एंड्रोजन है, और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन क्या है, तो ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और साथ में हम आपको प्रूफ भी दे चुके हैं कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिख देना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा क्लास, बस इसी पे आपको क्लिक करना है।
और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो आपको इसमें से कौन सा टेस्ट देना है, तो सबसे ऊपर वाला टेस्ट आपको देना है। तो सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट। तो इस स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको अपना नाम लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस टेस्ट में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसे आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं जिसमें से एक सही है। अगर सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत वाले पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो बकरीद का यहाँ पे देखिए बकरीद पे हम टिक लगाए तो देखिए गलत हो गया। और मुहर्रम से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे देखिए सही हो गया। तो ऐसे ही आपको बताएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए हम सही करके दिखाते हैं। मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा। अगर हम इस पे टिक करेंगे तो देखिए ग्रीन हो जाएगा। अगर दूसरे किसी पे टिक करते तो गलत हो जाता और आपको बताता कि कैसे यहाँ पे कौन सही है। तो ऐसे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड PDF लिखा हुआ है, तो डाउनलोड PDF पे आप लोग क्लिक कीजिए। और यहाँ पे बहुत सारा PDF हम अपलोड कर चुके हैं और बिल्कुल ये फ्री है, एक भी रुपया नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं किस सब्जेक्ट का और कैसा PDF है। तो यहाँ से आप लोग पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।